बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने का मामला, इस पर कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये गेम क्यों खेला जा रहा है और कैसे खेला जा रहा है। कुछ चीज़ें सामने आई हैं इसमें। एक तो ये है कि नवाज शरीफ साहब अकेले रह गए हैं। अब तक की जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें नवाज शरीफ साहब अकेले रह गए हैं भागने वालों में, क्योंकि देखिए इमरान खान साहब का मुकाबला करने में नवाज शरीफ साहब बहुत बुरी तरह थकावट का शिकार है। वो आसाबी तौर पे भी थक चुके हैं क्योंकि इमरान खान हार नहीं मान रहे। नवाज शरीफ साहब ने क्योंकि जेल काटी हुई है और वो जेल के अंदर कितना तंग होते थे, वीवीआईपी जेल में जहाँ पे उनको ज़बरदस्त किस्म के स्वीट मिलते थे और एसी का बंदोबस्त होता था, रोज़ाना मुलाकातें होती थी, रिकॉर्ड उन्होंने मुलाकातें की हैं अपने घर वालों से, दोस्तों से, पार्टी के लोगों से, सहाफ़ियों से, वकला से, रिकॉर्ड मुलाकातें मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जेल में रहते हुए की हैं। बड़ी उनको सहूलियात थी, अस्पताल की, डॉक्टर्स की, दबाने वाला, खिदमत वाला, सब कुछ था नवाज शरीफ साहब के लिए। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए हालात बहुत अच्छे थे, लेकिन वो टूट जाते थे और वो ज़्यादा देर तक मुज़ामत कर नहीं पाए। तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो नहीं कर पाए तो इमरान खान भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन इमरान खान ने करके दिखाया। अब ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब के आसाब थक गए हैं और उन्होंने सस्ता काम शुरू कर दिया है। यानी सबसे आसान काम ये होता है कि आप मैदान में मुकाबला ना कर पाएँ तो फिर आप मैदान छोड़कर भाग दें, और यानी आपको छोटा सा एक बहाना मिले और आप भाग जाएं। अब मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूं और ये फैक्ट्स हैं। नंबर एक तो मैं आपको ये बता देता हूं कि वो कौन कौन सी जमातें और कौन कौन सी शख्सियात हैं जिन्होंने कैटेगोरिकली मना कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने के लिए जो कोशिश की जा रही है या ये जो आर्टिकल 6 लगाने की बात हो रही है, इन बातों से वो लोग इत्तफाक नहीं करते। सबसे पहले तो आप ले लें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा क्लियरली ये कह दिया है कि ये मामला ठीक नहीं है और वो इसको नहीं समझते कि इससे कुछ हासिल होगा। बल्कि जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए वो मैं आपको बता देता हूँ। दो जो मेन लोग हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो बोले इस बारे में, जिनमें से एक रज़ा रब्बानी साहब हैं और दूसरे खुर्शीद शाह साहब हैं। तो सबसे पहले देखें कि खुर्शीद शाह साहब ने क्या कहा। खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के हुकूमती फैसले पर एतमाद में ना लेने का उन्होंने शिकवा किया है कि हमें इस फैसले का इल्म नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने भी आप ही की तरह ये बात सुनी है, हमसे इस पर मुशावरत नहीं की गई है, फैसले पर एतमाद में नहीं लिया गया। अब ये अदालतों के फैसले हैं तो देखें अदालतें क्या फैसला करती है। उन्होंने कहा मेरी पार्टी जो इसके ऊपर राय देगी या जो पार्टी की पॉलिसी आएगी तो फिर मैं खुलकर बात कर सकूंगा। पार्टी की तरफ से अभी कोई हदायत नहीं दी गई हैं। रज़ा रब्बानी साहब ने इसके ऊपर खुलकर बात की। उन्होंने कहा सियासी जमात पर पाबंदी का इकदाम हमेशा नाकाम रहा है और उन्होंने ये कहा कि सियासी जमात पर पाबंदी की बात जमहूरी उसूलों के खिलाफ है और हुकूमत को ऐसे इकदाम उठाने से गुरेज करना चाहिए। ऐसे इकदाम को तारीख के कूड़ेदान में फेंका गया है हमेशा। उन्होंने कहा सियासी अफरा तफरी बढ़ेगी, मईशत तबाह होगी, जबकि वफाक पर भी असर पड़ेगा। उनका कहना था कि अगर हुकूमत फुल कोर्ट के फैसले से नाराज है तो आईनी तरीके पर अमल करे और नजरसानी की दरखास्त दायर करे, जो कि हुकूमत ने कर भी दी है। फजलुर रहमान साहब का इसके ऊपर स्टेटमेंट है, वो भी आप सुन लीजिए, क्योंकि फजलुर रहमान साहब सरबराह हुआ करते थे पीडीएम के एक दौर में। तो फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि सियासी कुव्वतों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं है, ताकत के इस्तेमाल से सियासी इंतशार बढ़ेगा। इदारे आइन के मुताबिक तयशुदा दायरा कार में सिमट जाए तो मुल्क संभल सकता है। फजलुर रहमान साहब देखें बात क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं इदारों की और ताकत के इस्तेमाल की। और बात किस बारे में कर रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने के बारे में। इसको ज़रा गौर से आप समझ लीजिए। उन्होंने कहा ताकतवर हल्के जितना जल्द इस हकीकत को समझ जाए मुल्क और ख़ुद उनके लिए बेहतर होगा। मुक्तदरा तस्लीम करे कि मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम नाकाम हो चुका है। सारे मसाइल का हल मुल्क में असर नौ शफाफ इंतखाबात करवाने में है। अच्छा, अब ये तो पाबंदी के ऊपर फजलुर रहमान साहब ने मुक्तदरा या ताकतवर हलकों को या एस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब किया है। फजलुर रहमान साहब ने, मैं कुछ फैक्ट, ये फजलुर रहमान साहब की बात आपने याद रखनी है, कुछ फैक्ट्स मैं भी आपके सामने रखता हूँ। फिर MQM जो है उनका भी एक गिला शिकवा है, मुस्लिम लीग काफ का भी है। और काफ लीग ने कहा पाबंदी और आर्टिकल 6 के फैसले पर हुकूमत ने हमसे पूछा ही नहीं और उन्होंने कहा जी कि हम इससे लाइल्म है, हम इसके ऊपर मुशावरत करेंगे, फिर हम बता पाएंगे कि क्या बात है क्या नहीं। MQM ने भी इससे मिलती जुलती बात की है। ANP ने इसकी शदीद मुखालफत की है।
जमात इस्लामी ने इसकी शदीद मुखालफत की है और HRCP ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान उसने भी इसकी मुखालफत की है। शाहिद खकान अब्बासी साहब ने कहा कि अगर ये गद्दारियों के मुकदमे आर्टिकल 6 लगेंगे तो और बहुत लोगों पे लगेंगे, उन पे भी लगेंगे जो आज इक़्तिदार में है, और उन्होंने इसके ऊपर बड़ा सख्त स्टेटमेंट दिया, पार्टी को फारिग करना या आर्टिकल 6 लगाना। तो ये सारे स्टेटमेंट्स आप अपने जहन में रखें। अब मैं आपको बताता हूं नवाज शरीफ साहब की कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं गुज़िश्ता 2 से 3 दिन में। उन मुलाकातों के बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने फौरी तौर पे, यानी मैं आपको यह बता देता हूं कि ये नवाज शरीफ के अपने दिमाग की इख्तरा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को फारगी कर दिया जाए, हालांकि इनकी ख्वाहिश ये बहुत पुरानी है, लेकिन इस वक्त ये चीज़ इनके सामने जब लाई गई मियां साहब के, तो ये मियां साहब ने देखें, अगर पॉलिटिकल पार्टी PMLN जो इस वक्त हुकूमत में है, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसके पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा अरकान हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी को अगर बैन करने जा रही होती तो कम से कम वो अपने इत्तेहादियों से ज़रूर बात करती, वो ANP से बात करती, वो फजल रहमान साहब से बात करती, ग्राउंड बनाती, वो पीपल्स पार्टी से बात करती जिनके वोटों से उनका वज़ीर आज़म बना है, वो काफ लीग से बात करती जो उनके साथ कैबिनेट में शामिल है, वो MKM से बात करती जो उनके साथ कैबिनेट में शामिल है। तो किसी भी जमात से कोई मुशावरत नहीं की PMLN ने। इसका मतलब मैं आपको सादा समझाता हूं कि ये PMLN का खेल ही नहीं है, ये उनका अपना सियासी पत्ता नहीं है, बल्कि उनको इसका ऑर्डर मिला है और उन्होंने फौरी तौर पे हुक्म बजा लाए और इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हत्ता कि उनके इत्तेहादियों को भी नहीं पता कि वो क्या करने जा रहे हैं। देखिए, सियासतदान जब भी कुछ करने जाते हैं तो अपने इत्तेहादियों से मुशावरत करते हैं, तो यहां पे किसी इत्तेहादी से मुशावरत नहीं हुई। इसका मतलब है कि PMLN ने यह फैसला खुद नहीं किया, बल्कि उनके ऊपर यह फैसला मुसल्लत किया गया है और उन्होंने खुले दिल से इसको वेलकम किया, इसलिए कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो दौड़ जाने में मशहूर है। वो हमेशा जब भी मुश्किल आती है पाकिस्तान से दौड़ जाते हैं, जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है तो वो भागने में आफियत समझते हैं। तो यहाँ मियां नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान का सियासी मैदान में मुकाबला करने की बजाय उनको टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश करते हुए दौड़ जाने की अपनी रवायत को बरकरार रखा है। हालांकि PMLN के कुछ लोग हैं, उनसे रब्ता किया गया तो वो ये कहते हैं जी हम इस पर बात ही नहीं करना चाहते, अभी हमें इसके बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है। यानी जब खुरम दस्तगीर से पूछा गया, उन्होंने कहा जी अता तारड़ से पूछे, ये अता तारड़ इसके बारे में बताएंगे, उन्होंने इसके बारे में बात की है, तो उन्होंने गुरेज किया। इस तरह और लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं। अब मियां जावेद लतीफ़ साहब हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि ये मामला जो है इसको अब किस तरह वो डिफेंड करेंगे, बाद में एक पॉलिटिकल पार्टी बैन कर रहे हैं, तो ये उसका फ़ायदा इमरान खान साहब को होगा, ये सारे जानते हैं। और कल को ये सारे इल्ज़ाम लगाएंगे कि जी एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को मज़ीद फ़ायदा दे दिया। तो अब आसिफ अली जरदारी साहब को मनाने का टास्क है। वहाँ पे भी सुनने में आ रहा है कि एक अहम मुलाकात हुई है और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको भी मनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज मान जाएंगी एक पॉलिटिकल पार्टी को जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, जो पूरे पाकिस्तान के अंदर वोट लेती है, जिसने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट और सबसे ज़्यादा सीटें भी ली हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर दिया जाए? क्या पीपल्स पार्टी ये मानेगी? अभी देखते हैं कि पीपल्स पार्टी जैसी जमहूरियत पसंद जमात होने की दावेदार जरदारी साहब के ज़ेरे साया, यानी बिलावल जरदारी और आसिफ जरदारी के ज़ेरे साया, वो किस किस्म का फ़ैसला करती है। ये दौड़ जाने के हवाले से एक स्टेटमेंट जो है वो बैरिस्टर सैफ साहब ने भी दिया है और उनका ये दावा है कि लंदन प्लान जो है वो तहस नहस हो गया है। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि अवाम भागने वालों पर नज़र रखें, अभी कुछ लोग भागने वाले हैं और ये दौड़ जाएंगे क्योंकि हालात इनके हाथ से निकल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पश्तो में कहावत है कि गधे को दुम से पकड़ने की कोशिश की जा रही है। दरबारी वुज़रा और पै दर पे कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इसके ऊपर एक जो रद्द-ए-अमल दिया, उनका भी यही कहना है तहरीक-ए-इंसाफ का कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ अदालती फ़ैसले के रद्द-ए-अमल के तौर पे है और ये एक हवाई फायरिंग है, इसके नतीजे में होगा कुछ नहीं। और उन्होंने इसके ऊपर कड़ी तनकीद की है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अता तारड़ ने, यानी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने। और ये है जी सिनेरियो इस सारे खेल का कि यहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ साहब को ऐसा लगता है कि अचानक ख्वाब आता है या हुक्म आता है और वो हुक्म बजा लाते हैं। उनकी पार्टी फौरी तौर पे जो है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को लगा इसी तरह जान छूटेगी मेरी, और बाकी पार्टियों से वो मुशावरत भी नहीं करते, फ़ौरन अनाउंस कर देते हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टी इससे अपने आप को अलग रखती हैं, फिर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कैसे मनाया जाएगा इसकी यकीन दहानी भी मुबैना तौर पे करवाई गई है। अब देखते हैं कि होगा क्या, मगर सियासी एतबार से ये नवाज शरीफ साहब की ये खुदकुशी है।
मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सियासी खुदकुशी है जिसका नुकसान इनकी जमात को होगा और इनकी अपनी जमात के लोग भी इस फैसले का दिफा नहीं कर पा रहे हैं। अब आ जाए, कुछ और खबरें हैं मेरे पास। उनमें एक खबर तो ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हलफनामे हैं वो तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं। अब तक की इतला के मुताबिक 41 आज़ाद उम्मीदवार जिनके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत थी, उन 41 में से 38 यानी 38 के बयान हल्फी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत को मिल चुके हैं। तो अब 38 उनके पास आ गए, बाकी रह गए 3। उन 3 के बारे में यह है कि वो पाकिस्तान से बाहर है और वो अपने बयान हल्फी जो है वो ऑनलाइन भिजवा देंगे और उन बयान हल्फी को भी शामिल कर लिया जाएगा और जुमेरात को गालिबन ये दे दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। फिर देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर फैसला क्या करता है। देखिए, इस पे आइन बड़ा क्लियर है। एक तो ये अदालत ही कर सकती है जब रेफरेंस भेजा जाएगा, लेकिन अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को बैन करने का फैसला कर लिया जाए और वो पॉलिटिकल पार्टी बैन हो जाए तो फिर आप मेरी बात याद रखिएगा कि उसके जो मजलिस शूरा के या पार्लियामेंट के अंदर उसके जो अरकान होते हैं वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, फारिग हो जाते हैं। तो ये एक आइनी मसला होगा। पाकिस्तान को एक नए इलेक्शन की तरफ जाना होगा इस सूरत हाल में, और PMLN जो है वो ऐसा लगता है कि अपनी नाकामी और शिकस्त को छुपाने के लिए उंगली कटाकर शहीद होना चाहती है, लेकिन शायद उनको इसका मौका नहीं मिलेगा। एक और खबर है जी, और वो बड़ी खबर है, तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी तो वहाँ पे तहरीक लब्बैक के जलसे का और धरने का जिक्र हुआ और उस पर अदालत में ये बताया गया कि जनाब वो बैठे, वो किसकी इजाज़त से बैठे, कौन सा DC, कौन सी अदालत, क्या हुआ। वो आए और आकर बैठ गए और दूसरी तरफ हमें वो कह रहे हैं जी अभी आप 40 दिन और इंतज़ार करें, उसके बाद आप जलसा करें। तो जज साहब ने कहा जी इंतज़ामिया के साथ एक दफ़ा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठे, और अब शुएब शाहीन साहब जो है वो इस मामले को देख रहे थे और जज साहब इस मामले को सुन रहे हैं। गालिबन ये केस इस वक्त जो है वो मोहतरम जज गुल हसन औरंगज़ेब साहब के पास है। और इसके बाद जो है वो एक और ख़बर है, यानी मैं आपको वैसे बता देता हूँ अपनी ऑब्जर्वेशन। मैं ये देख रहा था खबरों में, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे, मुझे ऐसा लगता है कि तहरीक लब्बैक ने ये जो धरना दिया ये हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं दिया, यानी इसराइल के ख़िलाफ़ तो दिया है। लोग तो इसराइल के ख़िलाफ़ निकले हैं, लोग तो फ़लस्तीनी बहन भाइयों के हक़ में निकले हैं और उनके जज्बे को सलाम है। लेकिन मैं जब उनके क़यादत के स्टेटमेंट्स देखता हूँ या सोशल मीडिया पे उनका प्रोपेगेंडा देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो हुकूमत से डिमांड नहीं कर रहे बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ निकले हैं। यानी हुकूमत और तहरीक लब्बैक इस वक्त एक पेज पे है और दोनों एक पेज पे हैं, बिल्कुल बहन भाइयों की तरह आपस में ताल्लुकात बना के वो वहाँ फैज़ाबाद बैठे हुए हैं। पुलिस उनको जो है वो रिलैक्स रखना चाहती है, उनको प्रोटोकॉल दे रही है। हालांकि यही पुलिस थोड़े दिन पहले तक बिल्कुल थोड़े से लोग थे जो एहतजाज कर रहे थे, उनको डंडे मार रही थी, उनसे झंडे छीन रही थी फ़लस्तीन के, उनको उंगलियाँ दिखा रही थी, उनके ऊपर टॉर्चर कर रही थी, उनके लोग भी शहीद हो गए। लेकिन उसके बावजूद पुलिस इंसाफ नहीं दे रही थी। लेकिन यहाँ आप देखें कि तहरीक लब्बैक के साथ जो हुकूमत और पुलिस का रवैया है वो यकसर मुख्तलिफ है। ऐसा लगता है जैसे किसी को दावत पे बुलाया गया हो और वो दावत के ऊपर आकर बैठा हो। बज़ाहिर ये दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर जो है वो मैं लोगों की नीयत की बात नहीं कर रहा, बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल कर तहरीक लब्बैक की आवाज़ पर आए हैं और वो सारे लोग दाद के मुस्तहिक हैं। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको अजीब नहीं लगती देखने में कि एक तरफ आप थोड़े से लोग निकलने की कोशिश करते हैं तो आप उनको डंडे मारते हैं, उनको रुस्वा करते हैं, उनसे झंडे छीन लेते हैं, दूसरी तरफ लोग निकलते हैं और आप उनको फैसिलिटेट करते हैं। तो ये फ़र्क है कि रियासत दो अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह का सलूक कर रही है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जी हाथ खड़े किए हैं इस्लामाबाद में जो 3 सीटें उनके ऊपर जो मामला चल रहा है, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, और वो इसलिए कि उनको हुक्म दिया गया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कि जनाब अब इस केस को मज़ीद आगे नहीं बढ़ाना, यानी ये मामला आगे अभी नहीं बढ़ाना, इसको यहाँ रोकना है। तो उन्होंने कहा जी आप जाके स्टे पहले फारिग करवाएं आमिर फ़ारूक साहब की अदालत से, ताकि उसके बाद मैं इस केस को आगे बढ़ा सकूं। मैं तो रोज़ाना की बुनियाद पर इसको सुन के फैसले के करीब पहुंच रहा था। तो ये तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं जो ट्रिब्यूनल है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद के, लेकिन अब उनके हाथ बांध दिए गए हैं और वो भी जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का एक स्टे है जिसकी बुनियाद पर उनके हाथ बंधे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो अटैक हुआ उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रोकने की बजाय जारी रखा हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप पहुंच गए मिल्वाकी और वहाँ पे उन्हें बाकायदा अमरीकी सदारती उम्मीदवार नामज़द किया जाएगा और
यानी डोनाल्ड ट्रंप ने हिम्मत नहीं हारी, चोट लगने के बावजूद, खतरे के बावजूद वो एक और कन्वेंशन में शिरकत के लिए पहुंचे हैं। 50,000 के करीब लोग यहाँ पे मौजूद होंगे, हज़ारों की तादाद में सहाफ़ी मौजूद होंगे और ये एक बहुत बड़ी कवरेज होगी जहाँ पे अनाउंसमेंट की जाएगी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सदारती उम्मीदवार हैं रिपब्लिकन्स के लिए। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की जो गर्दन की मूवमेंट थी उसके ऊपर एक साइंटिफिक स्टडी आई है। जब गोली चलाई हमलावर ने, ये 20 साल हमलावर था, जैसे ही उसने गोली चलाई इसी लम्हे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सिर को ऐसे मूवमेंट दी थी। अगर ये मूवमेंट ना होती तो कान के करीब से गोली सर में घुसती और सर के पिछले हिस्से से बाहर निकलती। ये एग्जैक्टली जो गोली का रूट है वो यही था। लेकिन बिल्कुल एक लम्हा पहले बात करते करते डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ इस अंदाज में अपनी गर्दन को मूव किया जिसकी वजह से गोली सिर्फ उनके कान के ऊपर वाले हिस्से को छूकर गुजर गई और वहां से उनका खून निकला। तो ये ऐसा लगता है जिसको अल्लाह ताला बचाए फिर उसको कौन मार सकता है। यानी मौत खुद जिंदगी की हिफाजत करती है जब तक इंसान की मौत ना आई हो। अच्छा, थॉमस ने ये गोली चलाई थी और ये पेंसिल्वेनिया का रहने वाला था, 20 साल इसकी उम्र है। इसके घर से भी कोई धमाका खेज मवाद मिला है। जो गन इसने लड़के ने इस्तेमाल की, ये गन अमेरिकन नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, इसको M16 कहते हैं। लेकिन M16 का जो वर्जन जिसको इस्तेमाल किया गया है उसका नाम है AR स्टाइल 15। ये M16 की एक लेटेस्ट गन है और अमेरिका में बहुत मकबूल है। 2017 में भी अमेरिका में एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ था जिसमें लगभग 22 लोग मारे गए थे। उसके बाद एक और वाकया हुआ था जिसमें 5 लोग मारे गए थे। तो इन 60 लोग मारे गए थे 2017 में, 60 लोग मारे गए थे लास वेगास में। यही गन इस्तेमाल हुई थी और नवंबर 2022 में ये कोलोराडो में इस्तेमाल हुई थी यही गन और 5 लोग वहाँ पे मारे गए थे। तो ये गन बड़ी तनकीद की जद में भी है। ये शॉर्ट कॉम्बैट के लिए मिलिट्री वेपन है और सेमी ऑटोमेटिक राइफल है ये, और इसके अंदर 223 बोर की गोली इस्तेमाल होती है। ये लगभग 300 से 400 मीटर तक हिट कर सकती है। इसकी इफेक्टिव रेंज इतनी है 300-400-500 मीटर तक मैक्सिमम। क्लाशनकोव के कैलिबर की तरह की ये गन है, लेकिन ये लाइट वेट है और इसको शॉर्ट कम्बैट में M4 राइफल के तौर पे या M16 राइफल के तौर पे या AR-15 राइफल के तौर पे जो लेटेस्ट वाली है, ये अमेरिकन फौजी से इस्तेमाल करते हैं। इस गन को उस नौजवान ने इस्तेमाल किया। इस गन की खूबी ये है कि इसके ऊपर एक हैंडल है, उसको अगर आप उतारें तो इसके ऊपर आप टेलीस्कोप फिट कर सकते हैं जिससे आप स्नाइपर शॉट भी ले सकते हैं। लेकिन इसकी एक्यूरेसी वो नहीं है जो एक्चुअली एक स्नाइपर राइफल की एक्यूरेसी होती है। तो आई थिंक एक तो एक्यूरेसी का प्रॉब्लम था, दूसरा डोनाल्ड ट्रंप ने लकीली अपने सर को मूव किया, उसकी वजह से गोली उनके कान के ऊपर वाले हिस्से पर लगकर गुजरी है। इस पे जो है जो बाइडन ने भी स्टेटमेंट दिया है और डोनाल्ड ट्रंप से बात भी की है, लेकिन पूरी की पूरी जो बाइडन इंतज़ामिया और डेमोक्रेट्स वो हिल कर रह गए हैं, क्योंकि इसके बाद एकदम डोनाल्ड ट्रंप ने जो बूस्ट किया उसकी इलेक्शन कैंपेन में, उसके आप असरात आने वाले दिनों में देखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।